आज मैं आपको आपके ध्रुवा किताब का चैप्टर नंबर 11 हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी मारिया नेजेशी जो कि जयप्रकाश पांडे के द्वारा रचित है इसे पढ़ाऊंगी। आप अपने पेज को और नोटबुक निकाल लीजिए। नोटबुक इसलिए कि हमें शब्दार्थ सुनना है और टेस्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब इस पाठ में जैसा कि शीर्षक से ही पता लगता है, हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, अर्थात हिंदी के द्वारा जिसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए या हिंदी को जिन्होंने बहुत महत्व दिया और इस कारण से उनकी जिंदगी में बदलाव आए। तो मारिया नेजेशी एक बहुत बड़ी लेखिका थी। उनके जीवन में हिंदी का क्या महत्व था, यह जयप्रकाश पांडे ने आपको पाठ के द्वारा समझाया। और यह पाठ भेंट वार्ता विधा पर आधारित है। भेंट वार्ता का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना, किसी का इंटरव्यू लेना। तो इंटरव्यू के रूप में जयप्रकाश पांडे मिले हैं मारिया नेजेशी से और उन्होंने इसको पाठ के रूप में आप तक और हम तक पहुंचाया। अब आप लोग निकालिए। वह दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह ही थी जब जनपद स्थित हंगेरियन सूचना और सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हरलीन अहुलुवालिया का फोन आया। हरलीन मुझे हंगरी की अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी, जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली बल्कि अपने राष्ट्रपति अब्दुल बाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया। इसमें मारिया नेजेशी, देखो क्या होता है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर जितने भी इस देश के मित्र हैं, भारत देश के जो मित्र हैं, उन मित्रों के को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका एक आदमी हमारे यहाँ रहता है। तो उसको रखने के लिए दिल्ली में एक जगह बनाई जाती है जहाँ पर अलग अलग देशों के नाम के साथ सूचना और सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो मारिया नेजेशी है ये हंगरी देश की हैं और हंगरी देश के कारण हमारे यहाँ पर हंगेरियन सूचना और सांस्कृतिक केंद्र के नाम से दूतावास, देखो दूतावास होता है दूत के रहने की जगह, तो जो रिप्रेजेंट करते हैं लोग वो दूतावास में होते हैं। तो दूतावास में अलग अलग केंद्र होते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग देश के लोग वहाँ रहते हैं और अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करने के साथ ही वहाँ के बारे में हमसे और हमारे बारे में वहाँ बताते हैं। ऐसे ही जो भारत के लोग हैं तो उनके देशों में जाकर रहते हैं, तो इस तरह से और वो लोग भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से दूतावास में अलग अलग देशों के लोग आकर रहते हैं। तो ऐसे ही लेखक बता रहे हैं दिल्ली की सर्द जाड़ों की कोई आम सुनती। दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है ना, तो सर्द जाड़ा मतलब होता है सर्दी यानी कड़ाका ज्यादा तेज और जाड़ा मतलब ठंड। आम सुबह यानी नॉर्मल सुबह की जैसे हमेशा होती है सुबह, वैसी सुबह थी, लेकिन ठंड के समय में जो सुबह रहती है ना वो समय थी। तब दिल्ली में जगह का नाम है जनपद, उस जनपद पर ही बड़े बड़े ये जो सरकारी क्वार्टर्स हैं वो बने हुए हैं। तो उन्हीं में ही हंगेरियन सूचना और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। उसकी जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क मतलब लोगों से संपर्क करने वाले अधिकारी, अपने बारे में बताने वाले या हंगरी के बारे में बताने के लिए वहां पर एक औरत बैठती है, उसका नाम है हरलीन अहुलुवालिया। ये नाम है किनका? जनपद अधिकारी को जनसंपर्क अधिकारी का। कौन से जनसंपर्क अधिकारी का? जो कि हंगेरियन सूचना केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी, उनका नाम है। उन्होंने मुझे मतलब लेखक को जयप्रकाश पांडे को फोन कर बताया कि अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान उनसे मिलवाना चाहते। कौन है वो? अंग्रेज भी है लेकिन हिंदी विद्वान है। कौन है? मारिया नेजेशी से वह आपको मिलवाना चाहती है। इसलिए क्यों मिलवाना चाहती है कि पूरी दुनिया मारिया नेजेशी को अपने काम की वजह से उन्होंने हिंदी को पहचान दी, दूसरे देश में रहकर हिंदी को पहचान दी, इसलिए उनको सब लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे? अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने उनको
सम्मानित किया है। इतना ऐसा ही नहीं कि लोग ऐसे जानते, वाकई में उन्होंने ऐसा काम किया है और इस कारण से हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको सम्मानित किया। तो आप इसमें से एक दो हम शब्द आगे देखिए। सर्द, सर्द जाड़ा मतलब होता है ठंडी, सर्द जाड़ा, जाड़ा मतलब होता है सर्दी के दिन, सर्दी यानी ज्यादा ठंड, ज्यादा ठंडी, ठंड, ठंडी ज्यादा ठंड। आप यहाँ नॉर्मल सुने, बस ऐसा कुछ खास शब्द नहीं है। फिर देखिए, वह विदुषी तब चंद दिनों के लिए ही भारत में थी और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था। लिहाजा सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुआ। भले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जाती थी, लेकिन थी तो अंग्रेज, लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त तैयार करते वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा। क्या पता कर संवाद के लिए इसकी जरूरत आ पड़े। अब लेकर कह रहे हैं कि जो मारिया नेचेसी आई थी वो कुछ दिन के लिए भारत में आई थी, चंद या मतलब कुछ दिनों के लिए भारत में आई थी और उसी शाम, जैसे शाम को अहलूवालिया ने हरलिन ने हमको फोन किया, उसी शाम को उनको दिल्ली से बाहर जाना था। इसलिए हमारे मिलने का समय 10 बजे मुकर्रर किया गया कि 10 बजे आकर आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। लिहाजा 10 बजे का समय हमने उनसे मुलाकात करने का तैयार किया। लेखक कह रहा है भले ही वह मारिया नेचेसी हिंदी की जानी पहचानी लेखिका है या अनुवादवादक है, फिर भी चूंकि वे अंग्रेज हैं, इसलिए लेखक ने अपने, देखो जब हम किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं ना तो एक सूची बनाते हैं, फहरिस्त मतलब सूची, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनको रटते नहीं है लेकिन अपने ध्यान के लिए अपने नोट्स तैयार करते हैं। तो उस सूची के अंदर हिंदी के प्रश्नों के अलावा लेखक कह रहे हैं कि हमने उस सूची में, क्योंकि वो अंग्रेज महिला है तो हो सकता है उसको हिंदी उतनी नहीं आती हो, चाहे वो जानी पहचानी है, हम तो उससे मिले नहीं ना, इसलिए लेखक ने उनसे मिलने से पहले जो प्रश्नों की, जो सवालों की सूची तैयार की थी, उस सूची में उन्होंने अंग्रेजी सवालों को भी लिखा, अंग्रेजी सवालों को भी बनाया कि पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। आश्चर्य, अंग्रेजी के सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे जब अपने फोटोग्राफर के साथ में हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा तो हरलिन अपनी कार्यालय काम में व्यस्त थी। हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया। हम बैठकर अभी गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। लेकिन लेखक क्या है, आश्चर्य की बात है, मैंने बनाया अपने को सेफ रखने के लिए मैंने अंग्रेजी प्रश्न बनाए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि क्यों आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो अंग्रेज महिला है। और आश्चर्य की बात है, अंग्रेज महिला होने के बावजूद हमें उन अंग्रेजी प्रश्नों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, अर्थात सब कुछ हिंदी में ही बातें हुई। लेकिन कह रहे मैं अपने फोटोग्राफर के साथ, जब हम किसी से मुलाकात करने जाते हैं तो फोटोग्राफर को साथ ले जाते हैं जिससे कि वो आपके और उनके मिले, एक साथ मिलने के फोटो क्लिक कर सके और पेपर में, न्यूज़पेपर में दे सके। तो लेकर कह रहे हैं कि मैं अपने साथ फोटोग्राफर को लेकर गया था और हम हंगेरियन सूचना केंद्र पर पहुंच गए और हम जाकर हरलिन से मिले। लेकिन हरलिन को एक काम तो था नहीं, कौन है हरलिन, जनसंपर्क अधिकारी, हरलिन को एक काम तो था नहीं, हरलिन को तो अनेक काम थे। तो इसलिए हरलिन से मिलने के लिए जब हम पहुंचे तो हरलिन ने बोला आप यहाँ पर बैठ जाइए। स्वागत कक्ष मतलब होता है कोई आता है तो आपको वहां पर बैठाया जाता है, स्पेशल रूम में कि आपसे मिलेंगे लोग यहाँ कर, तो इस तरह स्वागत कक्ष में बैठा दिया गया और वो अपने काम में व्यस्त हो गए क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे काम थे। और लेकर कह रहे उसको भी सर्दी बहुत थी तो हम गरम गरम कॉफी पी रहे थे, चुस्कियां लेना मतलब धीरे धीरे पी रहे थे। तभी एक भद्र महिला उस कमरे में एंट्री की, भद्र यानी सभ्य। तो हम फिर से एक दो शब्द ऐड कर लेते हैं, समझ में आया आपको? देखिए चंद, चंद मतलब होता है कुछ समय के लिए वे यहाँ रहेगी, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगी। फिर है मुलाकात, मुलाकात मतलब भेंट करना, मिलना, भेंट करना।
तय, तय मतलब होता है निश्चित, निश्चित समय, जो हमें 10 बजे का समय दिया गया हम उसी समय पर पहुंचे, निश्चित। सवाल है प्रश्न, फेहरिस्त, फेहरिस्त, फेहरिस्त मतलब होता है सूची। जो हमने सवालों की सूची तैयार की थी उसमें हमने हिंदी के साथ साथ वक्त यानी होता है समय, हिंदी के साथ साथ हमने अंग्रेजी के प्रश्नों को भी लिख लिया। भद्र, भद्र मतलब होता है शिष्ट, समझदार, शिष्ट, शिष्ट मतलब सलीकेदार, भद्र या होता है सलीकेदार, शिष्ट या सलीका जिसको होता है पहनने ओढ़ने का तरीका दिखती है सुंदर, जो सलीकेदार। तभी जब हम चाय की कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे, धीरे धीरे गर्मा गर्म कॉफी पी रहे थे, गर्मा गर्म कॉफी। अच्छा बताओ कॉफी की क्या विशेषता है? गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म हुआ विशेषण और कॉफी हुई संज्ञा। तो इस तरह से हम गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे, तभी में भद्र महिला अंदर प्रवेश करती है और क्या बोलती है, उन्होंने अभिवादन की शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते से की, फिर क्षमा याचना की कि दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते समय पर नहीं पहुंच सकी। हरलिन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बातचीत में इतने मशगूल हो गए कि औपचारिक परिचय की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह भद्र महिला कमरे में एंट्री करती है, कौन सा कमरा? स्वागत कक्ष, वैसे ही उसने हाथ जोड़कर अभिवादन करना, हाथ जोड़े, क्योंकि भारतीय परंपरा हाथ जोड़कर नमस्ते करने की है, हमारी संस्कृति हाथ जोड़कर नमस्ते करने की, हाय हेलो करने की है ना। तो इस तरह से हाथ जोड़कर उन्होंने हमें नमस्ते किया, शिष्टाचार का तरीका है हाथ जोड़ना। फिर हमसे माफी मांगी, क्यों माफी मांगी? क्योंकि वो लेट आई थी, हम प्रॉपर टाइम पर 10 o'clock पहुंच गए थे, शार्प टाइम पे पहुंच गए थे, और वो 10 o'clock से लेट आई, इसलिए उन्होंने हमसे मिलकर हमसे माफी मांगी, क्षमा याचना की और कारण बताया कि मैं तो समय पर निकल गई थी, लेकिन दिल्ली का जो ट्रैफिक है, व्यस्त यातायात ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक बहुत बिजी था और इसी कारण मैं ट्रैफिक में फंस गई और इस कारण से लेट हो गई। हरलिन के आने के कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद ही ये दोनों इतने मशगूल मतलब होता है व्यस्त हो गए कि औपचारिक परिचय की जरूरत नहीं। जैसे ही लेखक से मिली, हाथ जोड़ा, माफी मांगी, उसके बाद थोड़े समय में ही इतने बातचीत में मशगूल हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें समझ ही और उनको पता ही नहीं लगा कि हम लोग बिल्कुल अनजान हैं। जैसे किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, आप बात करते हैं तो बात करते करते ऐसा लगता है ये मेरा अपना है, मैं बहुत समय से इसको जानता हूँ, जबकि आप उसको जानते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने होते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते, आप एक एक दो दो घंटे उनके साथ बैठे जवाब ही नहीं देते, बातें नहीं करते। तो जो मारिया नेजेशी थी, मारिया नेजेशी मिलनसार होने के कारण, अब इससे क्या पता लगता है कैसा स्वभाव था? मिलनसार, हंसमुख स्वभाव का, मिलनसार था, इस कारण से वो एक दूसरे के साथ जल्दी मिल गए, है ना। वह डॉक्टर मारिया नेजेशी थी। अप्रैल 1953 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मी नेजेशी ने संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी, भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत और हिंदी में डायरेक्टरेट की उपाधि हासिल की। लेखक अब उनके बारे में हमें बता रहे हैं, वह कौन थी? अभी तक मैंने आपको मारिया नेजेशी का नाम बताया, लेखक ने अभी तक नहीं बताया। तो वह कौन थी? मारिया नेजेशी थी, जिनका जन्म अप्रैल 1953 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में हुआ था। और नेजेशी ने एक ही चीज पर नहीं, अनेकों भाषाओं के ऊपर कमांड कर रखा था। संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी भाषा और भारत विज्ञान जैसे विषयों के ऊपर तो उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल करी थी, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। और हिंदी और संस्कृत में उन्होंने डायरेक्टरेट मतलब पीएचडी किया हुआ था, हिंदी विषय और संस्कृत विषय पर उन्होंने पीएचडी कर रखा था।
हासिल करना मतलब प्राप्त करना। अब एक दो शब्द आप पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या? अभिवादन। अभिवादन मतलब होता है नमस्ते करने को। किसी भी तरीका जो होता है आपका नमस्ते करने का, तो शिष्टाचार के तरीके को अभिवादन बोलते हैं। शिष्ट आचार, शिष्टाचार का मतलब शिष्ट, शिष्ट यानी सद्व्यवहार, शिष्टाचार का तरीका। और लिखिए 9 नंबर पे, क्षमा याचना मतलब होता है माफी मांगना। क्षमा याचना की है ना, माफी मांगी। माफी मांगना। मशगूल, मशगूल मतलब होता है व्यस्त, बात करने में इतने व्यस्त हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। ठीक है। और एवं मास्टर ऑफ डायरेक्टेड यानी पीएचडी, हासिल करना यानी प्राप्त करना। हासिल, प्राप्त, मिला उन्होंने मेहनत की और इस तरह से उन्होंने डायरेक्ट पीएचडी और एम की उपाधि प्राप्त। यूरोप हिंदी समिति के उपाध्यक्ष और वोस लॉरेंट यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभाग अध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नेजेशी ने 3 दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन, हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया। अब उनका क्या पद है, वो कहाँ पर काम करती है, उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में बताया जा रहा है। यूरोप हिंदी समिति, यूरोप में रहते हैं वो, और हिंदी समिति जो है वहां पर उसकी उपाध्यक्ष है। एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। और यूथ लॉरेंट यूनिवर्सिटी में हिंदी जो विभाग है, हिंदी का जो क्षेत्र है उसकी अध्यक्ष है, विभाग अध्यक्ष। अकादमिक गतिविधि मतलब होता है एकेडमिक, जो आपका काम चलता है, जो जिस साल आप पढ़ते हो, शैक्षणिक है ना, जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनकी, उनसे ये जुड़ी हुई है। शैक्षणिक गतिविधियां ये कॉलेज है और यूनिवर्सिटी जिनमें ये काम करते हैं। इस तरह से मारिया नेजेशी ने 3 दर्जन, 3 दर्जन मतलब होता है 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में हुए 36। ठीक है, 36 किताबों का हिंदी से हंगेरियन और हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है, रूपांतरित किया है। हमारी बातचीत के बीच 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन और जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान से सम्मानित नेजेशी को भारत, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ का साहित्य, यहाँ की राजनीति और यहाँ की संस्कृति कैसी लगती है, उनका खुद का बचपन कैसा था, उनका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ, जैसे तमाम सवालों से होकर गुजरना पड़ा और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास अंदाज में दिए। अब लेकर कह रहा है कि हमने उनसे जो बातचीत प्रारंभ की, बातचीत मतलब भेंट वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन करना, संवाद करना, जब हमने उनसे बातचीत चालू की तो 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन से हमने चालू की, जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान से सम्मानित। ये जो नेजेशी है इनको जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान मिल चुका है हिंदी सम्मेलन में। और यहाँ फिर नेजेशी को भारत क्यों पसंद है, भारत की भाषा क्यों पसंद है, भारत के लोग, भारत के शहर, भारत की फिल्में, भारत का साहित्य, यहाँ की राजनीति, यहाँ की संस्कृति उनको कैसी लगती है, उनका खुद का बचपन कैसा बीता, उनका हिंदी से इतना जुड़ाव क्यों है, लगाव क्यों है, जैसे अनेकों सवाल, तमाम मतलब होता है अनेक, तमाम मतलब सभी प्रकार के, जो सभी प्रकार के सवाल से होकर गुजरना पड़ा। और हमने जितने भी सवाल पूछे उन प्रत्येक सवालों का उन्होंने बिंदास मतलब होता है बिना डरे हुए, किसी से डरते नहीं, वो निश्चिंत होकर आराम से उन्होंने प्रत्येक सवाल का जवाब दिया। लेकिन नेजेशी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। उनका कहना था भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध, पर यहाँ के फिल्म वाले
इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी तो उन्हें देखकर दुख होता है। आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को लीजिए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या यूं कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई है, पर फिल्म में उसे इटली का शहर बताया गया है। इस झूठ की जरूरत क्या थी? यो यह उस पति के साथ नाइंसाफी है जिसके हुस्न को आपने कैमरे में कैद कर पर्दे पर दिखाया, पर जगह दूसरी क्यों बताती है? नेजिशी की शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना, लिहाजा यह कहकर कि हम आपकी बात हम दिल दे चुके सनम देखने वाले दर्शकों के पास में पहुंचा पाए तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने चाहा तो जैसे अपने बचपन में। अब लेखक कह रहे हैं, जैसे ही हमने नेजेसी से बातचीत का दौर चालू किया, वार्तालाप करना प्रारंभ किया, सबसे पहले उन्होंने शिकायत की, क्योंकि भारत की जो हिंदी फिल्म जगत है उसकी शिकायत की और बताया भारत क्या बता रहे हैं, भारत बहुत समृद्धशाली है, बड़ा है, बहुत बड़ा है भारत, हंगरी तो छोटा सा है, भारत बहुत बड़ा देश है, समृद्धशाली है, समृद्धशाली मतलब विकासशील है, समृद्ध मतलब धन दौलत से परिपूर्ण है, और इतना होने पर भी यहाँ पर जो फिल्म मेकर हैं वो छोटी छोटी बातों पर झूठ दिखाते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं आया। कारण हम दिल दे चुके सनम एक फिल्म है, उस फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया? हंगरी में, हंगरी देश में शूट किया गया, वो भी हंगरी के बुडापेस्ट शहर में शूट किया गया पूरे को। लेकिन दिखाया कहाँ उसके निर्माता ने, जो हम दिल दे चुके सनम का निर्माता, उन्होंने उस फिल्म में उस जगह को, हंगरी के बुडापेस्ट शहर को इटली का बताया। तो नेजिशी कह रहे हैं झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आपने अपनी फिल्म में जहां से शूटिंग की उस जगह का नाम बोलने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। आपने जब बुडापेस्ट की शूटिंग की तो उसको बुडापेस्ट हंगरी बोल देना, आपको इटली बोलने की क्या आवश्यकता थी? इस तरह से तो आपके द्वारा झूठ बोलने पर तो हमारा जो बुडापेस्ट है उसको बेइज्जती मिली, नाइंसाफी हुई, तो गलत बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और आप जिस जगह की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करते हैं तो उस जगह की सुंदरता को जब कैद करते तो उस जगह को जगह ही बताना है ना कि कहां से आपने इसको लिया, आपको इस पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नेजेशी ने जैसे ही शिकायत की उसकी इस बात को सुनकर लेखक उनसे माफी मांगता है। क्यों? अभी लेखक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भारत को। हमारे नेजेशी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हंगरी को। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से लेखक ने उस निर्माता की तरफ से, हम दिल दे चुके सनम का जो निर्माता है उसकी तरफ से माफी मांगी और क्या बोला उनको बोला कि देखो आपको आपकी जो आप जिस बारे में हमें बता रही हैं, ये जो फिल्म देखने वाले दर्शक मतलब होता है देखने वाले लोग हैं, उन तक तो शायद हम बात नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि हजारों में करोड़ों में लोग फिल्म देख चुके हैं, अब किस किस के पास तक हम ये बात पहुंचाएंगे और कैसे पहुंचाएं। लेकिन हम आपकी यह बात कि वह इटली का शहर नहीं बुडापेस्ट है, ये बात हम पाठकों तक जरूर पहुंचा सकते हैं। पाठक मतलब होता है किताब पढ़ने वाले लोग, दर्शकों तक तो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम तो कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे कि जो जा सके लोगों तक, या फिल्म बनाएंगे। हम पाठकों तक, जो किताब पढ़ेगा उन किताब पढ़ने वालों तक तो यह बात पहुंचा सकते हैं। और यह बात यही खत्म हो जाती है। फिर लेखक मारिया नेजिशी से हिंदी के बारे में बातचीत प्रारंभ करते हैं। हिंदी का उनके प्रति उनके मन में जुड़ाव क्यों है? जैसे ही यह पूछा गया, लगाव, आपको हिंदी से इतना प्रेम क्यों? जुड़ाव मतलब प्रेम, लगाव। तो जैसे ही पूछा वैसे ही मारिया नेजिशी मानो अपने बचपन में लौट जाते। बचपन में लौट जाने का मतलब मानो पुरानी यादों में खो जाते। अब कोई आपको बताएगा बचपन की बात तो उसको खोना पड़ता है, भूतकाल याद रखना पड़ता है, तो आपने भूतकाल में खो गए। एक तो हम शब्दार्थ लेंगे तो फिर आगे पढ़ाएंगे। देखिए अनुवाद करना, अनुवाद मतलब होता है रूपांतरित, अलग कर देना, रूप चेंज करना। अनुवाद
जुड़ाव, जुड़ाव मतलब होता है लगाव या प्रेम, लगाव समझते हो ना, लगाव या प्रेम दोनों ही बात में जुड़ाव। खुद यानी स्वयं का, स्वयं कैसे का। तमाम, तमाम मतलब होता है सभी तरह के, जितने भी तरह के हमने उनसे सवाल पूछे सबको उन्होंने बिंदास, बिंदास मतलब बिना डरे बताया। फिर है यह उस धरती के साथ नाइंसाफी है, नाइंसाफी, इंसाफ यानी होता है न्याय करना, और नाइंसाफी मतलब होता है अन्याय करना। हुस्न मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य, हुस्न यानी सुंदरता, जिस जगह की सुंदरता का आपने कहने को कह दिया तो वही आपको दिखाना चाहिए। तो लेकर के भाई दर्शकों तक तो हम नहीं पहुंचा सकते आपकी बात, दर्शक यानी देखने वाले, लेकिन पाठकों तक पहुंचा सकते हैं, पाठक मतलब पढ़ने वाले। पढ़ने वाले तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं। अब जैसे ही मारिया ने यशस्वी को पूछा कि आप अपने बचपन के, आपका हिंदी से प्रेम क्यों है, तो मानो वह अपने बचपन में लौट गई। आगे बढ़ेंगे हम। हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है, पति पत्नी और बच्चे, बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया, दोनों ने दूसरा विवाह किया। आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है पर वह अकेली रहते हैं। मेरी मौसी 86 साल की है, वह भी अकेली है। वे दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं। मैंने भी शादी नहीं की, काम में शादी में से एक को चुनना था। बच्चे, पति और परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ। मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब लेखिका बता रही है कि हंगरी में संयुक्त परिवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट तो क्या है, इंडिया में ही संयुक्त परिवार समझते हो, जॉइंट फैमिली, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा ताऊ सब एक साथ रहते हैं, फुल फैमिली एक साथ रहती है, तो वो होता है संयुक्त परिवार। तो लेखिका कह रही है कि हंगरी में संयुक्त परिवार की कोई सोच नहीं है, कोई संयुक्त परिवार नहीं रखता। बच्चे भी केवल कौन कौन होते हैं, छोटा सा परिवार होता है, पति पत्नी और बच्चे, इतना सा परिवार होता है। कोई दादा दादी नहीं, कोई नाना नानी नहीं, मामा मामी, कोई किसी रिलेशन में साथ में नहीं रहते। एक घर में पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और बच्चे भी कब तक साथ रहते हैं पति पत्नी के, माँ बाप के, जब तक वो 20 साल के हो। जैसे ही 20 साल के होते माँ बाप उनको अलग कर देते हैं, फिर वो अपनी शादी कर दूसरे घर में, समझ में। उस जगह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, छोटी सी इकाई होती है, छोटा सा परिवार होता है, पति पत्नी बच्चे, 20 साल की उम्र पर बच्चों को अलग कर दिया जाता है, और कुल मिलाकर एक छोटा सा इकाई मतलब होता है संख्या में छोटा सा परिवार होता है। तकरीबन 30 लवलेखिका अपने अपने बारे में बता रही है कि तकरीबन होता है लगभग लगभग, करीब करीब, करीब करीब मेरे माता पिता का तलाक मतलब होता है संबंध विच्छेद हो जाना, विवाह विच्छेद हो जाना। तो मेरे माता पिता का 30 साल पहले संबंध विच्छेद हो चुका है, तलाक हो गया, और दोनों ने ही दूसरा शादी कर ली। भारत में जल्दी से दूसरी शादी नहीं करते तलाक होने के बाद, आजकल करने लगे, पहले तो बिल्कुल नहीं करते। शादी दूसरी करना अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में अकेले तो नहीं जिया जा सकता। तो वहां पर किसी से किसी का कोई खास जुड़ाव नहीं है, प्रेम नहीं है। आप जैसे अलग हुए तुरंत दूसरी शादी करते हैं, औरत भी दूसरी शादी करके जिंदगी बिताती है, आदमी भी दूसरी शादी करके जिंदगी बिताता है। इस तरह से मेरे माता पिता दोनों ने ही अलग अलग शादियां कर ली, अर्थात मेरे माता पिता अलग रहते हैं, तलाकशुदा हैं, और दोनों शादीशुदा भी हैं। आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है और वह अकेले रहती है। मेरी मौसी 86 साल की है, वह भी अकेली है। वे दोनों इस उम्र में स्वायत्त हैं। अब लेखिका अपने माँ के बारे में बता रही है। मेरी माँ 81 ईयर्स की आज, और मेरी मासी मतलब माँ की बहन, मौसी समझते ना, मासी इसलिए मासी बोलते हैं,
मासी मतलब होता है माँ के समान, मतलब मासी का मतलब समझना है, मासी माँ के समान। माँ 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 आपको एक प्यार करती है, मामा आपको डबल प्यार करता है। ऐसा होता है ना, आप जब मामा के घर जाते हैं तो आप जो इच्छा व्यक्त करते हैं आपके मामा उनको पूरी करते हैं ना। मम्मी के ब्रदर जो होते हैं ज्यादा पूरी करते हैं ना इच्छा, क्यों? क्योंकि वो माँ का डबल रूप है। समझ में आ रहा है? माँ सर्वगुण संपन्न होती है, अपने बच्चों को सुख ही सुख देना चाहती है, और मामा उसका डबल रूप होता है। इसलिए मासी, मासी मतलब माँ के समान जो आपको प्यार करे, मामा मतलब मम्मी से डबल जो प्यार करे। तो ऐसे ही नामों को वर्णित किया जाता है। तो इस तरह से मेरी मासी 86 साल की है, 86, मेरी माँ 81 साल की है और मेरी मासी 86 साल की है। दोनों अकेले। अब दोनों अकेले। मेरी माँ ने शादी की थी, मेरे पिता से जब तलाक लिया था 30 साल पहले, तब शादी की, लेकिन अब वे अकेली हैं, अर्थात शायद उनके पति मर गए, क्लियर नहीं है कि उनके जो दूसरे हस्बैंड थे वो मर गया नहीं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन मेरी मौसी और मेरी माँ दोनों अकेली रहती हैं और इस उम्र में भी स्वायत्त, स्वायत्त होता है आत्मनिर्भर, अपने आप कमाकर खाना। आपकी दादी नानी 86 ईयर्स की है, तो क्या अपने आप नौकरी करके कमा के खा सकते हैं? नहीं। लेकिन वहां पर चूंकि अकेले ही रहना है, अकेले जीवन व्यतीत करना है, कोई साथ नहीं, कोई घर वाले साथ नहीं, क्यों? बचपन में छोड़ दिया जाता है, 20 साल में छोड़ दिया जाता है, इसलिए वहां पर आदमी मरते मरते तक काम करता है, क्योंकि उसको कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई वो बुजुर्ग नहीं है कि उसको कोई बनाकर खिला दे, उसके अपने बच्चे नहीं उसके साथ कि उसको बनाकर खिला दे, क्योंकि वहां का नियम ही नहीं है। तो इसलिए मेरी माँ और मेरी मौसी जो 86 और 81 की है, उसके बाद भी वे दोनों आत्मनिर्भर है, अर्थात अपने आप कमाती हैं और खाती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। मैंने भी शादी नहीं की, अब लेके क्या करें, मैंने भी शादी नहीं की। क्यों क्यों नहीं की? मैंने काम और शादी में से एक को चुना। मुझे या तो काम चुनना था या शादी चुनी थी। यदि मैं शादी को चुनाव करती, मैं शादी करती, तो ये जो मैं हिंदी के लिए काम कर रही हूँ उतना नहीं कर पाती, और मैंने काम चुना है तो मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उतना अपनी फैमिली को समय नहीं दे सकती थी। इसलिए शादी और पढ़ाई में से मुझे एक चीज को चुनना था, तो मैंने हिंदी को चुना, काम को चुना। बच्चे, पति, परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ, मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब लिख करिए, मैंने पति में से, अपनी शादी में से और काम में से काम को चुना, शादी नहीं की, और इस कारण से मैं आज हिंदी के प्रति पूरी तरह से समर्पित, अर्थात हिंदी ही मेरा जीवन है, हिंदी के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। दरअसल मेरी जिंदगी की शुरुआत 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीती। मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए ललायत थी, इसलिए मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी, संस्कृत भाषाएं पढ़ी। एमए की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी। उस दौरान हंगरी में केवल 1-2 सज्जन ही हिंदी जानते थे। अब लेकिन कहते हैं दरअसल, क्योंकि ऐसा ही दरअसल हुआ क्या मेरी लाइफ में, मैं बताती हूँ। मेरी जिंदगी की शुरुआत 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर, मैंने अपने जिंदगी के जो 20 साल गुजारे, आदमी 20 साल का होता है तब तक मास्टर डिग्री कर लेता ना, तो एक बिल्कुल छोटी सी जगह, हंगरी का एक क्षेत्र है बुडापेस्ट, छोटी सा गांव है, वहां पर मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारे। शुरुआती मतलब जन्म से लेकर 20 साल तक होने तक। तो मैंने अपनी जिंदगी के जन्म लेने से 20 साल तक की जब मैं हुई थी, तब एक छोटी सी जगह पर अपने 20 साल होने तक गुजारे। मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए ललचाना, मेरी ऐसी इच्छा थी, मुझे ऐसा आकर्षण था, किसी के प्रति ललचाते आकर्षण था, आकर्षित होना, वो हमें खींचता है अपनी ओर। तो ऐसे ही मुझे इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, इतनी सारी बातें जाननी थी, और ये सब मुझे खींचते थे, आकर्षित करते थे, ललचाते थे।
कौन सी बात? इंसानी जीवन की शुरुआती दौर कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुआ, ये बात मुझे बचपन से अपनी ओर आकर्षित कर देगी। देखो, जब कोई चीज आपको बचपन से खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे, तभी जाकर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है। तभी जाकर लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट बनते, बड़े बड़े लेखक बनते, बड़े बड़े जानकार बनते। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके मन में ये आता है सब ऐसा क्यों होता है, वो क्यों के पीछे पड़ते हो, क्यों के पीछे पड़ने के कारण नई चीज इन्वेस्ट, नई नई चीज को निर्माण होता है। तो इस तरह से लेखिका के मन में भी इंसानी जीवन की शुरुआत के प्रति जो कसक थी, जो खिंचाव था, इसी कारण वो बहुत बड़ी हिंदी की लेखिका और जानकार बन गई। मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी क्योंकि मुझे इंसान की शुरुआत को जानना था। तो इंसान की शुरुआत जानने के लिए जो सबसे पुरानी भाषाएं हैं, संस्कृत भाषा, यूनानी की लैटिन भाषा है ना, और ग्रीक भाषा, इन भाषाओं में ही लिखा गया है उस साहित्य को, उस जमाने को जब इंसान की शुरुआत हुई। तो इस तरह से इंसान की शुरुआती दौर को जानने के लिए मैंने संस्कृत पढ़ी, यूनानी लैंग्वेज पढ़ी, ग्रीक लैंग्वेज पढ़ी और लैटिन भाषा पढ़ी। एमए की पढ़ाई के बाद मैं प्रकाशन संस्थान से जुड़ी। लेखिका का स्टार्टिंग बताया ना, इन सब में इन्होंने मास्टर डिग्री की, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसमें मैंने स्नातकोत्तर बोलते, मास्टर बैचलर की डिग्री को बोलते स्नातक, और स्नातक उत्तर, स्नातक के ऊपर है ना, तो स्नातकोत्तर मतलब होता है मास्टर डिग्री। तो ऐसे मैंने पढ़ाई, मुझे ललक होने के कारण मैंने मास्टर डिग्री हासिल की इन 4 भाषाओं में। और फिर मैं एक प्रकाशन संस्थान से जुड़ी। प्रकाशन संस्थान मतलब होता है जहाँ पर न्यूज़पेपर छपते हैं और जहाँ पर किताबें निकलती हैं, दोनों चीज निकलती है। न्यूज़पेपर तो डेली का होता है, किताब जहाँ पर कोई नई किताब का कोई प्रीमियम करवाना आता है, नई किताब को छपवाने आता है कि भाई मेरी ये किताब है, आप इसे छाप दीजिए, प्रकाशित करना है, मुझे लोगों तक पहुँचाना है, तो वो होता है प्रकाशन संस्थान। तो इस तरह से इतना होने के बाद भी मैं इतनी सारी चीज़ों में डिग्री हासिल की, मास्टर की, उसके बाद मैंने प्रकाशन संस्था ज्वाइन की। इस दौरान हिंदी में केवल 1-2 सज्जन ही हिंदी जाने। जब मैंने प्रकाशन संस्थान चालू किया, प्रकाशन संस्थान जाना चालू किया, तब उस हंगरी, पूरे हंगरी में मात्र 1-2 लोग, सज्जन मतलब अच्छे लोग, 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जिनको हिंदी आती थी, बाकी को हिंदी आती ही नहीं। और हिंदी के प्रति इसका इतना लगाव, निजशी का इतना लगाव क्यों है, जबकि आपके आसपास तो कोई हिंदी नहीं बोलता। किसी किसी का जानने की उत्सुकता, बहुत कुछ जानने की उत्सुकता उसे आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से नेजशी को भी इंसानी दौर को जानने की, इंसानी शुरुआती दौर को जानने के कारण इन्होंने संस्कृत, यूनानी, ग्रीक, लैटिन अनेकों भाषाओं पर मास्टर डिग्री हासिल की। तब इन्हें पता लगा हिंदी भाषा के बारे में, और फिर इन्होंने हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और हिंदी भाषा की महान लेखिका के रूप में, महान अनेक अपने आसपास के देशों में, यूरोप में इन्होंने अनेकों यूनिवर्सिटियों में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में काम किया। और इस तरह से भारत की हिंदी को उन्होंने, भारत में भी अनेकों देशों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा को अनेकों देशों में मान्यता प्राप्त करवाई, अनेकों देशों में उसके झंडे परचम फहराए। समझ में आया आपको? अब हम जो शब्द आप फिर से लिखेंगे, देखिए पाठक समझ में आ गया आपको? पाठक क्या है? पढ़ने वाला, विषय क्या है? देखने वाला। तकरीबन, तकरीबन मतलब होता है लगभग, लगभग, शायद, करीब, जैसे होता है ना, तकरीबन मतलब बिल्कुल फिक्स समय नहीं है, तकरीबन मैं उतने समय में उनसे मिली, ठीक है, लगभग। फिर है स्वायत्त, स्वायत्त मतलब होता है आत्मनिर्भर,
अपने ऊपर निर्भर होना, आत्मनिर्भर, या अपने अपने काम को खुद करना, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। नेक्स्ट लिखिए, लालायित। लालायित मतलब होता है ललचाया हुआ, आकर्षित हुआ। ललचाया मतलब आकर्षण, ललचाना मतलब समझते हो, आकर्षण समझ रहे हो। जैसे टीवी पर एक एडवर्टाइज देखा आपने चिप्स का, तो चिप्स के एडवर्टाइज को आप बहुत दिन से देख रहे हो, आपका मन उसके प्रति आकर्षित है, उसे खरीदूं खरीदूं खरीदूं। आप मार्केट में जाते मिलता नहीं, तो और भी ज्यादा आकर्षण बन गया उसको कि अब मैं कहां से इसे प्राप्त करूं। आप नेट पे भी सर्च करते, इधर भी सर्च करते, और आपका उसके प्रति जो आकर्षण है उसको ही ललचाना बोलते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से मारिया मैजेस्टी का हिंदी के प्रति इंसानी दौर, इंसानी शुरुआत की जो दौर है उसको जानने के प्रति जो ललक थी, जो ललचाना था, जो आकर्षण था, इसी कारण उन्होंने अनेक भाषाओं पर मास्टर डिग्री हासिल की और धीरे धीरे अनेक देशों में हिंदी भाषा को पहचान पाई। आज हम यहीं पर अपने चैप्टर को खत्म करेंगे, कल फिर से पढ़ाएंगे। आपको समझ में आया क्या पढ़ाया है? आप सबसे पहले हो सके तो इस पार्ट में हमारे ऋषि का फोटो यदि आपको प्रिंट आउट मिल जाए तो प्रिंट आउट, नहीं तो आप बना सकते हैं, वाकई में बना सकते हैं तो बना लेना इस फोटो को और लगा लेना, नहीं तो आप प्रिंट आउट करवा के छोटा सा अपने नोटबुक पे चिपका लेना, ठीक है ना। और जो शब्दार्थ मैंने लिखा है इनको लिख लेना। कुछ बच्चे शब्दार्थ नहीं लिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने होमवर्क भी नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि आप ये काम पूरा कंप्लीट कर लो, नहीं तो बहुत परेशानी होती है बाद में। आपको शब्दार्थ से टेंशन नहीं करनी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, शब्दार्थ कोई टेंशन की चीज नहीं है। सिर्फ अर्थ को समझने के बाद आपको हिंदी पढ़ना और लिखना इजी होता है, इसलिए मैं इतने शब्दार्थ दिखाती हूँ। शब्दार्थ रटने की चीजें नहीं होती, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने पूरे शब्दार्थ लिखो। जितना काम आपको बताया जा रहा है पूरा होमवर्क कंप्लीट